नमस्कार। आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, हमने कक्षा 10 के लिए आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड के लिए एक एक चैप्टर फिनिश कर लिए थे। 12th क्लास के बच्चों की भी डिमांड आने लग गई थी, तो आज से मैं क्या कर रहा हूँ, 12th क्लास का जो टॉपिक है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो आरबीएसई बोर्ड को बिलोंग करते हैं, वैसे तो कहा जा सकता है कि ये जो चैप्टर है जो मैं आज शुरू कर रहा हूँ ये सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। उनकी बुक में भी सेम चैप्टर है, पर कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा वेरिएशंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छे से वो चीजें भी समझ में आ जाएंगी और वो क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, जो इन दोनों बुक्स में नहीं है, एक्सचेंज हो जाएंगे वो क्वेश्चंस, है ना। तो हम लोग वैसे मेनली फोकस कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों, आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12 का चैप्टर सेकेंड हम लोगों ने स्टार्ट किया है। दूसरा जो चैप्टर है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हम लोग शुरू करेंगे आज। ये जो चैप्टर है वो 4 अंक का चैप्टर है ना। 4 अंक का चैप्टर कैसे डिवाइड किया गया है, इसमें 2 प्रश्न बनेंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न 3 नंबर का, और 3 के नीचे मैंने लिखा है अथवा में, मतलब 3 नंबर का जो प्रश्न आएगा ऐसे 2 प्रश्न आएंगे अथवा में बनेंगे, उनमें से कोई एक आपको करना है। क्लियर? एक तो 1 नंबर का छोटा प्रश्न बनेगा और एक 3 नंबर का बड़ा प्रश्न, और जो बड़ा प्रश्न बनेगा 3 नंबर वाला वो अथवा में भी आएगा। तो आप उन दोनों में से चॉइस कर सकते हैं कौन सा करना। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है लॉकडाउन पूरे देश में शुरू है, फिर भी सरकार ने कई जगह, आप लोगों को पता है कि है ना, कई जगह छूट को बढ़ावा दे दिया है कि भाई अब छूट काफी जगह शुरू कर दी गई है। फिर भी आप लोगों से मेरी इतनी सी विनती है या सुझाव है, कैसे भी मान लीजिए, सलाह मान लीजिए, कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं हो आपको, तब तक आप घरों से बाहर नहीं निकलना है। तो आज हम लोग हमारे क्लास 12 के चैप्टर सेकेंड को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा मैंने कहा था कि अब हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से। आपने क्लास अब तो क्लास 9 से भी शुरू होने लग गया है। क्लास 9th 10th में त्रिकोणमिति पढ़ के आते हैं हम लोग, फिर क्लास 11th में त्रिकोणमितीय फलन हो जाते हैं और एक्स आने लग जाता है। पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को एक बार रिकॉल करना कि आपको कुछ चीजें पता है। जैसे सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलनों के नाम आप लोगों को लाइन से याद होने चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। दूसरी बात, उन सब की जो सारणी हम लोगों ने कक्षा 10 में देखी थी कि साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री का मान, सेक 45 डिग्री का मान, कॉसेक 60 डिग्री का मान, मतलब हर एक मान आप लोगों को ओरली बहुत ही अच्छे से ढंग से याद होगा, तो आप लोगों को सवाल करने में मजा आ जाएंगे। आप लोग देखेंगे कि यार आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, आप लोगों की जो स्पीड है वो कमाल की हो चुकी है। तो इन चीजों को एक बार वापस से रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद इस टॉपिक को आप लोग स्टार्ट कीजिएगा कि आप लोगों को नाम पता है, आप लोगों को सारणी पता है, उसके फॉर्मूले पता है, सर्वसमीकरण पता है, ताकि उसके बाद हम लोग शुरू करें। और क्लास 11th के अगर फॉर्मूले भी आप लोगों को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो एक बार उनको रिवाइज कीजिए पहले, उसके बाद शुरू कीजिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा मजा आए। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या कहने वाला हूं, तो थोड़ा सा एक बार वापस से पुरानी चीज को याद कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा है x बराबर साइन थीटा, आप लोगों को पता है यहाँ थीटा जो होता है वो कोण होता है ना, उसका मान या तो रेडियन में लिखा जाता है या फिर डिग्री में लिखा जाता है। यहाँ थीटा कोण होता है, ठीक है। तो कोण का कोई भी मान लिख दिया मैंने, जैसे थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिख दिया। साइन 30 डिग्री का मान हम लोग सारणी में जानते थे 1/2 होता है, तो x का मान आ गया 1/2। यहाँ थीटा कोण होता है तथा x को, इस x को क्या कहा जाता है, थीटा का जा कहा जाता है। इस x को कहा जाता है थीटा का जा, जा मतलब साइन कहा जाता है कि x जो है वो थीटा का साइन, मतलब साइन थीटा जो है वो x है। सिमिलरली x का जो मान आ गया 1/2, इसका मतलब इन दोनों चीजों को थोड़ा सा फोकस कीजिए यहीं से, ताकि चैप्टर आप लोगों को अच्छे से आगे समझ में आए कि थीटा होता है वो तो कोण होता है, और जो x लिखा आएगा वो मान होगा। या ऐसे कह सकते हैं जो साइन के आगे, कॉस के आगे, टेन के आगे जो लिखा होगा वो तो कोण होगा, और जो साइन इनवर्स के आगे, कॉस इनवर्स के आगे, टेन इनवर्स के आगे लिखा होगा वो मान होगा। ये कैसा है,
इसको उल्टा कर दिया हम लोगों ने। अगर यहां से हम लोग थीटा का मान निकालें तो साइन उधर जाएगा, तो साइन इनवर्स इसी चीज को कहा जाता है साइन इनवर्स या जा प्रतिलोम साइन इनवर्स कहा जाता है। इसकी अगर बात करें तो ये जो थीटा है वो x का जा प्रतिलोम कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में वापस से याद कर लीजिए जो मैं कहने जा रहा हूं कि साइन के आगे कॉस के आगे मतलब त्रिकोणमिति के आगे जो लिखा होगा वो तो होगा कोण, और जो इनवर्स के आगे लिखा होगा वो होगा मान। कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा अगर आप ऐसे ट्राई करेंगे तो। साइन के आगे कॉस त्रिकोणमिति के आगे कोण और इनवर्स त्रिकोणमिति के आगे मान लिखा जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार सिर्फ मैंने एक का समझा है साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि ये सब कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स, मतलब 6 में होती है ये सारी चीजें। क्लियर? तो सेम ही है सब में, एक ही चीजें हैं, बस एक को समझ लो, बाकी सब लोगों को उसी के अनुसार फॉलो करना है, अनुसरण करना है। कुछ बच्चे इस चीज से थोड़ा सा गलत समझ जाते हैं, वो चीज थोड़ी सी समझनी है। गलत क्या समझ जाते हैं? वो समझ जाते हैं कि साइन इनवर्स का मतलब है कि साइन एक्स की होल घात -1। ऐसा नहीं है, ये सबसे बड़ी बात हमें ध्यान रखनी है। इनवर्स का मतलब उसकी घात -1 नहीं। कुछ बच्चे -1 समझ के उसको नीचे और भेज देते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब हो गया 1/sin x। ये भी गलत माना ना तो साइन इनवर्स का मतलब 1/sin x होता है, ना साइन इनवर्स का मतलब sin x की होल घात -1 होती। ये दोनों सही। अगर कहीं पे एग्जाम में लिखा है sin x की होल घात -1, उसका मतलब 1/sin x होता है, ये कर सकते हैं आप लोग, पर इन दोनों का मतलब ये नहीं होता। तो साइन इनवर्स ही है, उसको आप लोग sin x की होल घात -1 भी नहीं लिख सकते, 1/sin x भी नहीं लिख सकते। मैं साइन के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, सबके लिए सेम है ये सब चीजें, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने शुरू किया है वो बात करते हैं। अब बात आती है प्रतिलोम फलन की। हाँ, तो जो प्रतिलोम फलन है ना वो हम लोग क्लास 12th में ही देखते हैं, पर चैप्टर 1 में देखते हैं कि प्रतिलोम फलन कौन से फलनों का निकाला जाता है, मतलब कौन से ऐसे फलन हैं जिनका प्रतिलोम निकाला जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि सब फलनों का प्रतिलोम नहीं निकाला जा सकता। तो क्या कंडीशन होती है प्रतिलोम फलन के लिए? तो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, एक्सप्लेन पूरा नहीं करूंगा क्योंकि वो चैप्टर 1 में आएगा। जब चैप्टर 1 पढ़ा होगा तब हम लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे। प्रतिलोम फलन केवल उन्हीं फलनों का किया जाता है, केवल उन्हीं फलनों का निकाला जाता है जो क्या हो, एक ही आच्छादक। बस आप लोग तो इतनी सी बात याद रख लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए कि एक ही आच्छादक होगा, उन्हीं फलनों का प्रतिलोम निकलेगा, बाकी किसी फलनों का प्रतिलोम नहीं निकलेगा। एक ही आच्छादक क्या है, वैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ढंग से एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर एक मान पे अगर एक भिन्न भिन्न मान आता है तो उसे एक ही कहते हैं, और अगर सहप्रांत और परिसर बराबर आ जाता है तो हम उसे आच्छादक कहते हैं। पर आप लोग इतना ही ध्यान रख लीजिए। तो एक ही और आच्छादक की बात करते हैं, तो जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं ना वो एक ही और आच्छादक नहीं होते। त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत व परिसर पर एक ही आच्छादक, एक ही व आच्छादक नहीं होते। दोनों होना चाहिए, एक ही भी होना चाहिए और आच्छादक, एक ही व आच्छादक नहीं होते। अगर एक ही और आच्छादक नहीं होंगे तो इनका प्रतिलोम नहीं निकलेगा, परंतु हम लोग तो इनका प्रतिलोम पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनका प्रांत और परिसर अगर हम लोग बाउंड कर दें, बाउंड करने का मतलब सीमित कर दें, रेस्ट्रिक्ट कर दें, दूसरे शब्दों में मतलब उसको प्रतिबंध कर दें, फिक्स कर दें कि इतना ही होगा, तो क्या करना होगा? अगर त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत व परिसर क्या कर दे? सीमित कर दे। सीमित को बोल सकते हैं हम लोग बाउंड कर दे, या दूसरे शब्दों में प्रतिबंधित कर दे, फिक्स कर दे, तो वो फलन क्या कहलाएंगे?
जाएंगे, एक एक की और आच्छादक बन जाएंगे, और अगर वो एक एक की और आच्छादक बन जाएंगे तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, प्रतिलोम फलन। तो आप लोगों को मेरी बात अगर समझ में आई हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि प्रतिलोम फलन उन्हीं का निकाला जाता है जो एक एक की और आच्छादक होते हैं, परंतु त्रिकोणमितीय फलन अपने वास्तविक प्रांत और परिसर में एक एक आच्छादक नहीं होते। इसके लिए उनका अगर प्रतिलोम निकालना है तो उनके प्रांत और परिसर को क्या कर दो, प्रतिबंधित कर दो, ताकि उनका इनवर्स निकाला जा सके। अब उनका प्रांत और परिसर कहां तक प्रतिबंध करना चाहिए ताकि उनका काम हो जाए, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रांत और परिसर के मान हैं जिनमें उनको प्रतिबंधित किया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, एक एक की ओर आच्छादक। परंतु हम लोग उनकी जो मेन शाखा है, मुख्य मान शाखा, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है इंग्लिश में, मुख्य मान शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर वहां हम उसे बाउंड कर देते हैं तो हमारा मुख्य मान शाखा भी बन जाएगी वो, और वो फलन एक एक की और आच्छादक भी बन जाएगा, जिससे उसका प्रांत और परिसर निकाला जा सकता है। तो इसकी जो मुख्य मान शाखा है वो हम लोगों को अच्छे से याद करनी है, वही इसकी मेन जो शुरुआत है। यहां से इस प्रश्नावली की 1 नंबर का जो प्रश्न बनता है वो वहीं से बनेगा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी मुख्य मान शाखा, इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इंग्लिश इसके लिए लिखी जाती है बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आप 12th क्लास में आ गए, अगर आपको इतनी इंग्लिश नहीं आएगी तो आगे के लिए जो आपका फ्यूचर प्लानिंग है वहां थोड़ी ज्यादा दिक्कत आएगी कि आपको एकदम से इंग्लिश देखने को मिलेगी और आप एकदम से सक पका जाएंगे, घबरा जाएंगे। इसके लिए तो इसके लिए इधर तो लिखे होंगे हमारे फलन जो कि है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। मैं सीधा इनके लिए लिख रहा हूं। बाउंड वैसे हम लोग त्रिकोणमिति को करते हैं, परंतु इनवर्स और उसमें एक खास बात है। खास बात यह है कि अगर इनवर्स का कोई प्रांत है तो वो नॉर्मल फलन का परिसर होगा, और अगर इनवर्स का कोई परिसर है तो वो नॉर्मल फलन का प्रांत होगा। उल्टी प्रोसेस होती है ना इसके लिए। इसका प्रांत, जैसे इसको y बराबर, सब जगह y बराबर लिखे हुए हैं, ये x तो होगा मान, मैंने पहले भी बताया था, और y जो होगा वो इसका थीटा होगा, और y जो इधर लिखा आएगा वो परिसर हो जाएगा, और जो हम यहाँ लिखते हैं वो प्रांत होता है। तो यहाँ क्या क्या लिखा जाएगा मान में, -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, कॉस का भी सेम है, -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। टेन इनवर्स का जो प्रांत है वो x की वैल्यू क्या क्या रखी जाएगी, कोई मान रखे जाएंगे, वो क्या होंगे बता देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, याद है मेरे को। -∞ से इंफिनिटी, सेम -∞ से इंफिनिटी। सेकंड वर्स में है -∞ से -1 क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन 1 से इंफिनिटी, सेम -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। परिसर की बात करें तो y बिलोंग्स टू होता है, इसमें भी आप इंटरवल बना सकते हैं -π/2 से π/2, ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर इतना ही प्रांत लेंगे त्रिकोणमितीय फलन का तो ये एक एक की और आच्छादक दोनों ही बन जाएगा। इसका भी बात करते हैं, परिसर चेंज हो जाएगा 0 से π, क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल, समृद्ध अंतराल। इसकी बात करते हैं, खुला अंतराल सेम है साइन इनवर्स का और टेन इनवर्स का, बस खुला है, वहां बंद है। कॉट का सेम है, फिर से यहां बंद है, यहां खुला है। सेक इनवर्स का इनके जैसे सेम है, 0 से π, बस एक मान नहीं है, वो है π/2। π/2 क्यों नहीं है, क्योंकि cos π/2 पे 0 होता है, इसके लिए sec π/2 पे इंफिनिटी हो जाता है। एक मान को अगर हटाना हो तो मसले को स्टेप में लिखा जाता है। सेम -π/2 से +π/2, एक मान को हटाना है इसमें भी, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो cosec 0 अनंत हो जाएगा। एक मान को हटाने के लिए 0। ये जो सारणी है ये इसकी मेन सारणी है। यहां से 1 नंबर का प्रश्न 101% बनने के पूरे चांसेस हैं, है ना। ये आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों में सेम है, तो आप दोनों के लिए ये काम आ जाएगी। हमारी बुक में भी दे रखी है तो आप वहां से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद करनी है आप लोगों को। कई लोगों को प्रांत परिसर त्रिकोणमितीय फलनों के याद होते हैं 11th क्लास में, वो लोग पढ़ के आते हैं तो, बट उनको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये प्रांत है ना, तो ये परिसर होता था उनका, और ये सेम है। परिसर जो है वो उसका प्रांत होता था,
वो सेम नहीं है क्योंकि उसको हमने बाउंड कर दिया, प्रतिबंध कर दिया इसके लिए। तो ये याद रखनी है आप लोगों को। इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे, उससे पहले कुछ गुणधर्म, कुछ फॉर्मूले देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे, ठीक है। गुणधर्म अब हमारे सामने लिखे हुए हैं। ये 6 गुणधर्म आप लोगों को याद करने हैं। मैंने सेपरेशन करके लिखा है ताकि याद करने में थोड़ा ट्रिकी बन जाए, इजी हो जाए। साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये तीनों सेम है, इसके लिए इनको एक तरफ। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये तीनों सेम है, इसके लिए इन तीनों को एक जगह। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, उन तीनों में डायरेक्ट है, इन तीनों में पाई में से घटाना है। ये क्यों हो रहा है इसके लिए हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं, प्रमाण भी दे सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स का मैंने लिखा है, एक कॉस इनवर्स का भी आपको देके दिखा दूंगा या प्रूव करके दिखा दूंगा। ये प्रूफ है, इसका प्रमाण है। कैसे लिखा है हमने, एक बार समझ लीजिए। माना कि ये जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, इसको कुछ मान लीजिए आप लोग, इसको हमने थीटा मान लिया, ठीक है। अगर इसको हमने थीटा माना है और थीटा का मान अगर हम लोग ये लेके आ जाए तो प्रूव हो जाएगा कि दोनों सेम हो चुके हैं, ये भी थीटा वो भी थीटा। इसको समीकरण 1 दे दिया। माइनस एक्स, अगर ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा। माइनस से इस समीकरण को गुणा करेंगे तो ये एक्स प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़ते आते हैं। साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। माइनस साइन थीटा को हमने साइन माइनस थीटा लिख दिया। माइनस थीटा को यहाँ लिखेंगे, साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। वापस माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि ये अगर थीटा बन जाएगी ये वाली चीज भी, दोनों सेम हो जाएगी। समीकरण 1 व 2 से साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बस माइनस को इधर भेजा उधर भेजा, कुछ 11th का क्लास का फॉर्मूला भी काम है। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई कॉस के लिए कैसे करेंगे, है ना, तो सेम सिचुएशन है, फिर से कॉस के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। वापस से माना कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा, माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा। माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा था कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा नहीं होता था, कोस माइनस थीटा एक्स बराबर, अब कैसे डील करेंगे इसको तो थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। इसको इसके बराबर लेके आना है अपन को, है ना। कॉस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता था अगर याद हो तो, है ना। तो हम लोग इसको कॉस माइनस थीटा कैसे लिख, माइनस कोस थीटा कैसे लिखेंगे, यहां देख लीजिए, कोस पाई माइनस थीटा। कौन सा चतुर्थांश में चला गया, ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस 180 में से घटाएंगे, 180 में से करेंगे तो कॉस कॉस में ही चेंज हो जाएगा, रहेगा मतलब सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। और 180 में से घटाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव कोस थीटा को लिखा जाता है कोस पाई माइनस थीटा। कॉस को इधर भेजेंगे, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा, इसको उधर लिख दीजिएगा। माइनस थीटा इधर आ जाएगा, माइनस थीटा इधर भेजा, प्लस का हो गया, इसको उधर भेजेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स। इसको समीकरण 2 दे दीजिए, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। समीकरण 1 और 2 में देखो दोनों थीटा के इक्वल है, तो कॉस इनवर्स माइनस 1 बराबर हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये सेकेंड प्रूव हो गया। ऐसे ही बाकी के 4 भी प्रूव हो जाएंगे। कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, इसके ये नहीं लिख पाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में भेज के लिखा है इसको। तो ये दोनों प्रूव हो चुके हैं। तो यहां तक हमारे गुणधर्म कंप्लीट होते हैं। अब हम इस पे बेस्ड जो प्रश्न हैं वो कैसे होंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्न इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। तो प्रश्न उदाहरण आपके सामने, ये आपकी बुक में से 1-2 से मिल सकते हैं, 1-2 मैंने मेरे मन से लिखे हैं। 1 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाना चाहिए। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो वो जो मैंने सारणी बनाई थी वो याद होनी चाहिए हम लोगों को, है ना। 3 सवाल दिए, साइन इनवर्स -1 बटा 2, tan इनवर्स √3
sec इनवर्स माइनस √2। ये 3 सवाल दिए मैंने आप लोगों को, अभी वाले 6 फॉर्मूले और वो पुरानी सारणी, आंसर सारणी से आना चाहिए और ये 6 फॉर्मूले यूज कर सकते हो आप जैसे भी कर रहे हो। जैसे पहला करवा माना कि इसको y थीटा कुछ भी मान लीजिए, थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस 1/2। सूत्र काम में लेंगे यहाँ पे, सूत्र यहां लिख सकते हैं आप लोग, तो आपकी कॉपी और ये अलग नजर आएगी दूसरे लोगों से कंपैरेटिवली। माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब अगर कोई बच्चा समझदार है, साइन इनवर्स 1/2 ऐसा समझ लीजिए 1/2 किसका मान होता था 30 डिग्री का, तो आप डायरेक्ट 30 डिग्री लिख सकते हैं या π/6 लिख सकते हैं। और ये जो मान है, ये प्रिंसिपल जो शाखा है इसकी -π/2 से π/2 के बीच में अपने आप आएगा। तो ये इसका आंसर करने का तरीका होगा, बस इतना सा। और भी 2-3 तरीके हैं, कुछ टीचर अलग अलग तरीकों से करवाते हैं पर बहुत लेंथी और हार्ड बन जाता है। मेरी बात मानिए, डायरेक्ट हो जाएगा ये साइन इनवर्स -x को माइनस साइन इनवर्स x लिखिए और ये जो आंसर आएगा वो अपने आप उस शाखा में चला जाएगा। सेकंड देखिएगा, सेकंड है धनात्मक इससे रिलेटेड, ठीक है। सेकंड tan इनवर्स √3, फिर से tan इनवर्स √3। इसका ऋणात्मक के फॉर्मूला हमारे पास, धनात्मक तो कोई फॉर्मूला नहीं, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। √3 किसका मान होता था 60 डिग्री का, है ना। 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं π/3। इसका जो आंसर आएगा वो इसी शाखा में आ जाएगा अपने आप। धनात्मक वालों को डायरेक्ट लिखना है, कुछ नहीं करना, कोई माथा फोड़ी नहीं, डायरेक्ट आंसर। तीसरा ये भी देख लीजिए आप, माना कि इसमें थोड़ा जोर आएगा क्योंकि ये दूसरे वाले फॉर्मूले जो है सेकंड इनवर्स वाले उनमें से आ चुका है और ऋणात्मक भी आ चुका है। जब क्वेश्चन ऋणात्मक का है तो थोड़ा सा अलग चलता है, डायरेक्ट नहीं होगा, π - sec इनवर्स x, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, π - sec इनवर्स √2। किसी को याद है मान किसका होता था 45 डिग्री का, है ना। आप ऐसे उल्टा याद कीजिए, cos 45 डिग्री का होता था 1/√2, तो sec 45 का होगा √2। 45 डिग्री को कैसे लिखते हैं π/4, लसअप ले लीजिए, π में से π/4 जाएगा, तो 3π/4। और 3π/4 आप लोगों को अगर पता हो 0 से π के बीच में आता है और π/2, तो ये आंसर हो गया हमारा। डायरेक्ट अगर मेरी बातें याद रखेंगे तो फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो ये अपने आप उस पोजीशन में चला जाएगा जहां आप चाहते हैं, वरना किसी और के तरीके से अगर एक और तरीका है उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन से ही कर लीजिएगा। ऐसे बनते कई बार जम्बल्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, दो बीच में प्लस कर दे माइनस कर दे, तो उसका आंसर लिखना होता है हम लोगों को। आंसर मुख्य मान शाखा में लिखना होता है सेपरेट, उनको जोड़ के जो भी आंसर आता है वो जरूरी नहीं कौन सी शाखा में है, कोई भी आंसर हो सकता है, जोड़ का, घटाने का, 2 का, 3 का, कैसे भी हो सकता है, वो हम लोग और डिस्कशन करेंगे। आज मैं यहाँ तक ही करवा रहा हूँ आप लोगों को, नॉर्मल प्रश्न करवा रहा हूँ, 3 मैंने करवाए हैं। आज आप क्या कीजिए, अपनी प्रश्नावली 2.1 निकालिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मुख्य मान शाखा से संबंधित जितने भी प्रश्न है, उदाहरण में हो चाहे प्रश्नावली में हो चाहे और किसी किताब हो आपके पास में एक्स्ट्रा, उनसे सबको एकदम से कंप्लीट कर दीजिए, धो दीजिए सबको, और कोई दिक्कत आए तो मुझसे जरूर पूछिए। और खास बात आप लोगों से सबसे यही कहना है, जो क्लास 12 के बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ बच्चों को हमारी जो पढ़ाई की चीज है वो पसंद आ रही है वास्तव में, ताकि हम लोग हमारा और कैलिबर दें आप लोगों को, और हमारी क्षमता दिखाएं कि यार वास्तव में इन चीजों को और हम लोग और कैसे डील कर सकते हैं। और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए, जो लोग 12th में हैं, चाहे वो कहीं पे भी बिलोंग करता हो, आपका दोस्त हो, आप उसको जरूर शेयर कीजिए ताकि उसका भी भला हो सके इस पीरियड में। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करना इसके लिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास में एक बेल आइकन होती है, उससे आप लोग अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास में हमारा जैसे ही वीडियो आएगा, आज आया है अब कब आएगा, उसके वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए, ताकि आप लोगों को क्लासेस रेगुलर कंटिन्यूटी बनती रहे कि हाँ आज वीडियो आ गया, आज ही हम लोग हमारे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सब लोगों को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। धन्यवाद।